नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम सत्यमेव जयते में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और इस खास कार्यक्रम में हम पूरी तौर पे फोकस पे रहेंगे सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई को लेकर। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई उनके परिवार के द्वारा, बिहार के लोगों के द्वारा कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस जांच पर मोहर लगा दी है, लेकिन उस फैसले के बाद कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई हैं जिसको लेकर आगे आने वाले समय में जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, खास करके क्रिमिनल जो डिस्कोर्स है या क्रिमिनल जो पूरा प्रोसेस है क्रिमिनोलॉजी का, जांच का अनुसंधान पुलिस कैसे करेगी, उसको लेकर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई एक परिवार अगर इस बात को लेकर संतुष्ट होता है कि हमें इस एजेंसी से जांच कराई जाए तो हमें न्याय मिलेगा, तो सरकार हो या कोर्ट हो उनके साथ इस खड़े रहनी चाहिए, क्योंकि सवाल न्याय का है। लेकिन इन सब से इतर भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस पूरे सत्यमेव जयते कार्यक्रम के दौरान समझने का भी मौका मिलेगा, चीज़ों को देखने का एक नज़रिया भी देखने को मिलेगा कि आखिर हो क्या रहा है। दो तीन बातों को फोकस करिए। एक तो भीड़ तंत्र जिस तरीके से सिस्टम पर हावी होता जा रहा है, क्या ये सही है? क्या सारी चीजें भीड़ तय करेगी? क्या सारी चीजें पूंजी तय करेगी? क्या सारी चीजें आप कैसे कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं ये तय करेगा? किसी भी लोकतांत्रिक देशों में अगर ये चीजें, इसका चलन अगर बढ़ गया तो फिर सिस्टम का काम करना बड़ा मुश्किल होता है। हम इस लड़ाई में पूरे परिवार के साथ हैं। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, अगर उनकी हत्या हुई है तो हत्यारा कौन है उस तक सीबीआई पहुंचे, उसको लेकर को जो कार्रवाई होनी चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले क्या पूरे इस चीज़ों के सामने आने, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्या प्रतिक्रिया रही है लोगों की, जरा इस प्रतिक्रिया को सुनिए। फिर हम इस पर एक बहस में हमारे साथ एक पैनल भी होंगे, हम उस पैनल के बीच भी जाएंगे। लेकिन पहले लोगों की क्या प्रतिक्रिया है जरा पहले ये देखिए। उससे देश का न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस सारे केस को और सुशांत सिंह राजपूत के जो करोड़ों फैंस हैं या उनको चाहने वाले लोग हैं, ऐसे सभी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। इसकी ऑर्डर की कॉपी हमको मिलेगी। इसकी ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद में हम उसके बारे में आपको प्रतिक्रिया देंगे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। सीबीआई जांच की अनुशंसा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की। क्षेत्राधिकार पर बहस होने लगा और हमारे पुलिस पदाधिकारी को मुंबई पुलिस ने क्वारंटाइन किया। इन सारे मामले पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की चुप्पी, चूंकि इनके लिए गठबंधन महत्वपूर्ण था। सीबीआई जांच में जो परेशानी हो रही थी, इस सवाल पर जुबान खामोश हो जाता था। मांग की सदन के अंदर, लेकिन सदन में मुख्यमंत्री द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। हमारे मांग, हमारे दबाव के बाद 42 दिन बाद सरकार जागती है और जो है सीबीआई रिकमेंड करती है। ये कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार, चलो अच्छा है, जागा रिकमेंड किया। लेकिन आप एक चीज देखे होंगे कि हम लोगों ने एक और मांग की थी, क्योंकि बिहार की खासतौर पे जनता की मांग है। ये चिट्ठी जो है हमने साफ तौर पे, अब तारीख देख लीजिए 26/6/2020, अब जो है अगस्त खत्म होने को है, 10 दिन रह गए हैं और अब तक जो है हमको कोई जवाब इसमें नहीं मिला है। और ये मांग हमने बाकायदा सीएम को चिट्ठी भी लिख करके की है
और बाकायदा हमने सदन के अंदर भी की थी। टीवी पर बैठे हुए थे और करोड़ों लोग आज देश के टीवी पर बैठे हुए थे और उनके इच्छा के अनुसार मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय का आज फैसला आया है। तमाम लोग, हम लोग दिल से आभार व्यक्त करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय का और करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। और एक आशा उम्मीद हम लोगों को बढ़ गई है, जग गई है कि सुशांत को न्याय मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, और सुशांत के हत्यारे को सजा मिलेगी, ये आशा उम्मीद हम लोगों को जगी। देश की सबसे शीर्ष अदालत में हम लोगों ने जो किया उस पर मुहर लगा दिया कि हम सही थे, गलती उनकी थी, तो अब इस पर बहस करने की क्या जरूरत है, आप बताइए। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं सर आज ये आप रिया चक्रवर्ती के बारे में, तो मैं इस बात को रिपीट करता हूं, आप जो कह रहे हैं, आरोपी है सर, दोषी नहीं है। रिया चक्रवर्ती, हम दोषी तो किसी को कह ही नहीं रहे। आप लगातार उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। जी नहीं, मैंने कभी नहीं किया, एक भी बाइट निकाल कर दे दीजिए सर। किसी पर सुनिए, आपकी भाषा हमने किसी आदमी पर हमने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, किसी पर हमने फेसबुक पर देख लीजिए क्या टिप्पणी नहीं प्रॉब्लम की है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। अगर इसमें कोई आपत्ति है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। तो देखिए, इन्हीं चीज़ों को समझना है। हर तरह के लोगों की प्रतिक्रिया आई है। आप प्रतिक्रिया से सुशांत सिंह सरोज के न्याय की लड़ाई को आप समझ सकते हैं। बिहार की डीजीपी की जो प्रतिक्रिया आई है, जरा उस प्रतिक्रिया पर भी आपने गौर किया हो। नेता प्रतिपक्ष की जो प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया पर भी आपने गौर की होगी। जदयू के जो नीरज कुमार हैं, उनकी प्रतिक्रिया को भी आपने सुनी। हर कोई अपने अपने तरीके से सियासत साधने की कोशिश कर रही है। इस समझदारी को आप समझिए कि जिस नैरेटिव के सहारे इन चीज़ों को देखा जा रहा है, मेरा सवाल उसी नैरेटिव को लेकर है। और जो पिछले 2 महीने से मीडिया ट्रायल चल रहा है, हत्या हुई या आत्महत्या हुई, कई तरह की चीज़ें सामने आई हैं, बहस भी हुआ। अब तो सीबीआई उस मामले की जांच करेंगे। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको सीबीआई ने इस पूरे जजमेंट में जिन चीज़ों को फोकस किया है, वो क्या फोकस है? बड़ी बबेला मचा, आज दिन भर भी इसको लेकर बबेला मचता रहा है। लेकिन जरा देखिए कि क्या है इस पर। एक तो बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की हम सीबीआई जांच कराएंगे। किसी सरकार के रिकमेंडेशन को उन्होंने स्वीकृत नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम खुद कराएंगे। और ये बात तब सामने आई जब महाराष्ट्र सरकार के वकील ने ये कहा कि हम ऊपर के कोर्ट में जाना चाहते हैं कि सीबीआई जांच क्यों। तब माननीय जज ने कहा कि ये मेरा फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। तो ये इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, जरा उसको भी समझ लीजिए। मुंबई पुलिस की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सवाल खड़े नहीं किए हैं। उनकी जांच को उन्होंने सराहना किया और कहा है कि आप अपनी जांच जारी रखिए, और अगर आपको कोई ऐसा एविडेंस मिलता है जिससे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या फिर आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया है, तो आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन उस एफआईआर में क्या अनुसंधान मुंबई पुलिस नहीं, सीबीआई करेगी। और चौथा जो महत्वपूर्ण निर्णय रहा है कि पटना में जो केस दर्ज हुआ, वो दर्ज जो पुलिस ने किया वो सही है, उसको उन्होंने खारिज नहीं किया। लेकिन इस संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी उनकी रही है कि ये एफआईआर इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है कि इस केस में इससे पहले कोई दूसरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। मतलब मुंबई पुलिस में सिर्फ यूडी केस हुआ था और यूडी केस में जांच चल रही थी। मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया था और उनके परिजन को इस बात को लेकर अंदर में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही थी कि हमारे बेटे ने आत्महत्या की है, इसकी वजह है, लोगों ने उसको प्रेरित किया है। उस आधार पर एकमात्र एफआईआर दर्ज हुआ वो पटना में हुआ
और वो स्वाभाविक है कि उनके अभिभावक, उनके पिता वहाँ मौजूद थे, इसलिए उन्होंने ये केस किया है। ये महत्वपूर्ण, इस पूरे फैसले में ये 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों से इतर जो ये 35 पेज का जो जजमेंट है, उस जजमेंट में ये महत्वपूर्ण बातें हैं। मतलब मुंबई पुलिस के जांच को उन्होंने खारिज नहीं किया है, क्योंकि उसने पूरी जांच जो अभी तक उन्होंने जांच की थी वो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने सौंपा था। 53-54 लोगों, जितने लोगों से उन्होंने पूछताछ की थी, उसका पूरा उन्होंने विवरणी सुप्रीम कोर्ट को दिया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके जांच को खारिज नहीं किया और उनको जांच करने की अनुमति दी है। ये अलग बात। लेकिन इन सब फैसलों के बीच सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पटना में जो एफआईआर दर्ज हुआ था वो सही है, उसका आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ें समझने की जरूरत है। और हम आज इस सत्यमेव जयते कार्यक्रम के तहत अभी हमने आपको जो चीज़ें दिखाई हैं, जो रिएक्शन आया, उस रिएक्शन के सहारे चीज़ों को आप समझिए। इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर आज हम इस खास बहस में कई हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। पटना हाई कोर्ट के भी सीनियर एडवोकेट हैं सुरेश प्रसाद सिंह जी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। रांची हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता हैं अनिल कुमार जी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर दिल्ली से हमारे साथ समा सिन्हा जी सीनियर एडवोकेट जुड़ेंगे। कई ऐसे पैनल में इस तरह के सीनियर एडवोकेट आज रहेंगे, जिनसे हम इन चीज़ों को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ साथ उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे जिसको लेकर आने वाले समय में एक बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। जी हाँ, ये मुसीबत है कि अगर जो आप कहते हैं कि एफआईआर वहीं होनी चाहिए जहां पीओ है, अगर ये चीज़ें बदल जाती है तो फिर क्या होगा। चलिए हमारे साथ जुड़ चुके, हम कोशिश करते हैं कि हमारा उनसे जैसे ही संपर्क होता है, जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे जैसे ही हमारी बात जैसे ही संपर्क उनसे होता है, हम इस डिबेट को हम जारी रखेंगे। लेकिन इस डिबेट के सहारे हम उन चीज़ों को समझना चाहते हैं कि इस जजमेंट का आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा इस देश के न्यायिक व्यवस्था पर, नहीं, क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है उस सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम इस पर चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट पे, उस जजमेंट को लेकर परिवार के लोग खुश हैं। स्वाभाविक तौर पे वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की सीबीआई जांच का आदेश कर दिया। लेकिन कुछ तकनीकी चीज़ें भी हैं कि इस तरह के फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्रिमिनल जो जुडिशप्लेन है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव आया है, आ सकता है इस फैसले के बाद। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सुरेश प्रसाद सिंह जुड़े हुए हैं। पहले तो आपको बधाई, आप इस मुहिम में आप भी शामिल थे कि सुशांत सिंह राजपूत को, परिवार के लोगों को न्याय मिले और सीबीआई जांच हो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और हम चाहेंगे कि जजमेंट पर आपकी क्या, मतलब जो जजमेंट आया है उसको लेकर थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए आपकी ओर से, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि उस जजमेंट का आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस क्रिमिनल जो एक अनुसंधान की प्रक्रिया है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन पहले जजमेंट को लेकर आप अपनी राय दें। धन्यवाद कशिश न्यूज आपको और आपकी सारी टीम को। मैटर देखिए, मैटर तो काफ़ी हाईलाइटेड था भी। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली ये सुनवाई जो हो रही थी, रिया चक्रवर्ती द्वारा 406 के तहत वो ट्रांसफर के लिए उन्होंने फाइल किया था, उस पर बहस चली। ठीक। और उन्होंने कहा कि इस बिहार में जो केस रजिस्टर हुआ है सुशांत सिंह के पिताजी के द्वारा, उसको ट्रांसफर कर दिया है मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में कंक्लूजन में यही कहा कि 406 के तहत किसी इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करने का जुरिस्डिक्शन 406 में नहीं है। पूरी केस को ट्रांसफर किया जा सकता है
लेकिन इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करना प्रॉपर नहीं है, उनके डोमेन में नहीं आ रहा है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है सीबीआई की इंक्वायरी के लिए। यहाँ एक बात हम लोगों को बेसिकली ये समझना चाहिए कि बॉम्बे पुलिस ने 174 सीआरपीसी के तहत अनुसंधान शुरू किया। राइट फ्रॉम बिगिनिंग बॉम्बे पुलिस के द्वारा ये मान लिया गया था कि ये सुसाइडल केस है, और पूरे लगभग 50-55 दिन हो गए तब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी ही थी, और इन्वेस्टिगेशन कोई कंक्लूसिव एंड तक नहीं आई। 174 में भी अगर इन्वेस्टिगेट कोई करता है तो जहां उसको महसूस होगा कि ये सुसाइड का नहीं, ये हत्या का मामला है या अबेटमेंट का मामला बनता है, तो वहां 174 का वो रूल खत्म हो जाता है। वहां 154 के तहत उनको एफआईआर रजिस्टर करना ही चाहिए। एक हम आपको रोकना चाहेंगे। देखिए, जो बातें हो रही हैं, आप कानून के जानकार हैं और हम आपके साथ उस चीज़ों को देखते रहते हैं, महसूस भी करते हैं। हम भी आपसे इस इशू पे लंबी बहस करते रहते हैं। ये जो आप अनुसंधान जांच की बात कर रहे हैं, उस पर हम डिबेट, उस फैसले को आप जस्टिफाई मत करिए। फैसला हो गया तो हो गया, वो तो अब मान्य हो गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया वो दे दिया। अब जजमेंट का आधार क्या है, इस पर अब डिबेट का वक्त नहीं है। दैट इज फाइनल। हाँ, अब डिबेट का मसला ये है कि इस जजमेंट के बाद आने वाले समय में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम आपको एक मिनट रोकना चाहेंगे। हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं पूर्व महाधिवक्ता, जरा उनसे भी जानना चाहते हैं इस इशूज को लेकर। जो सर, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उस जजमेंट के बाद अब तो वो उस पर कोई बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन इस फैसले से आने वाले समय में, जैसे एक महत्वपूर्ण फैसला है कि जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर ये चीज़ें चल रही थी कि एफआईआर वहीं दर्ज होगी जहां घटना स्थल है। अगर आप कहीं कोई घटना घट जाती है, आप बाहर, जैसे ट्रेन में आप रांची जंक्शन पर अगर कोई घटना घट गई और आप मुंबई पहुंच के आप एफआईआर दर्ज करते हैं तो वो जीरो एफआईआर कहलाता है, और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए वापस फिर रांची पुलिस के पास भेज दिया जाता है। लेकिन आज के इस जजमेंट के बाद ये चीज़ें जो सामने आई है कि नहीं, घटना स्थल महत्वपूर्ण नहीं है। और खास करके देखिए, यूडी केस में अमूमन जो विक्टिम परिवार होता है उनको शक होता है कि नहीं, ये हमारा बच्चा आत्महत्या कर ही नहीं सकता है, या हमारे बच्ची नदी में छलांग लगा ही नहीं सकती है। तो इस तरह के मामले में आने वाले समय में, क्योंकि बिहार झारखंड की अगर हम बात करें तो बहुत बच्चे बाहर पढ़ते भी हैं, और कई बार इस तरह के विवाद खड़े भी हुए हैं। दूसरे स्टेट की पुलिस कहती है कि नहीं, ये उन्होंने छलांग लगा दी है नहर से, तो या फिर परीक्षा के तनाव की वजह से सुसाइड कर लिया है, और अभिभावक कहते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो ये जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट के बाद आने वाले दिनों में क्या क्या चीजें बदल सकती है इस पूरी जांच प्रक्रिया में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है कि एफआईआर बिहार में हो सकता है, ये कोई नया जजमेंट नहीं है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, मान ले किसी आदमी का ट्रेन में बनारस में मर्डर हो गया, और वो पहुंची बिहार, पटना पहुंची या दानापुर पहुंची, तो वहां पर वो डेड बॉडी मिला, तो एफआईआर दोनों में से कहीं भी हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि जहां मरा है वहीं एफआईआर हो। और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम लोग तो कोई कमेंट भी नहीं कर सकते हैं कि स्पष्ट रूप से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि बिहार पुलिस ने ठीक किया है, एफआईआर किया है, उसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। तो वो जजमेंट हम लोग को आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाइंडिंग है, 141 में हम उसको फॉलो करना होगा। और ये मैटर वेस्ट बंगाल के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पहले भी कह चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई का ऑर्डर दे सकती है जिससे जस्टिस मिले, और ये केस जस्टिस का है। आम जनता, पूरा करोड़ों भारतीय इससे खुश हैं। सर, ये सही बात है। ये जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट से खुश है। हम सवाल जजमेंट पर नहीं उठा रहे हैं, हम ये करें कि आप भी उस सिस्टम के हिस्सा हैं। हमारा सवाल ये है कि अगर घटना स्थल, जो हम इस जजमेंट के बाद जो चीज़ें बदलेंगी,
उससे क्या चीजें परेशानी हो सकती है या उसको कैसे निपटा जा सकता है? साधारण मामले में ये सुशांत सिंह राजपूत का मामला था। अब मैटर जी देखिए, ये क्वेश्चन तो अब सेटल हो गया ना कि एफआईआर जहां वहां हो सकता है, ये सेटल हो गया आज के जजमेंट से। अब क्या होगा कि केसेस कहां से एराइज कर रहा है, कहां घटना घटी, कहां पता चला, ये तीनों जगह में से कहीं भी एफआईआर हो सकता है। तो ये इस जजमेंट के और बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज के जजमेंट में क्लियर भी कर दिया। जी, तो अब कोई घटना स्थल मायने नहीं रखता है। अब आने वाले समय में अगर आप रांची में हैं और आपके पहले भी है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि ट्रेन में बनारस में मर्डर हुआ, बॉडी डिटेक्ट हुआ आपका बिहार में, तो दोनों में से कहीं हो सकता है। इसी तरह ये नहीं है कि जहां कोई घटना घटी है वहीं एफआईआर होगा। नहीं सर, वो तो डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट पर। यूनिवर्सल लॉ इस पर नहीं लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट अमित शाह के मामले में इसी तरीके का एक मामला था, तुलसी वाले मामले में, कि आप एफआईआर घटना दूसरे जगह नहीं कर सकते हैं, और उसी मामले पर उस केस को उन्होंने डिस्पोज कर दिया कि नहीं, खारिज कर दिया उस केस को। याद कर, सुप्रीम कोर्ट का ये वो जजमेंट था। एक जजमेंट ये भी था, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था कि घटना स्थल कहीं भी हो, अगर विक्टिम जहां पहुंचता है वहां एफआईआर लीजिए, आप उस एफआईआर को 0 लिखिए उसमें, और 0 लिखकर जहां घटना स्थल है वहां पे आप भेज दीजिए। 2 सीक्वेंस, सुप्रीम कोर्ट को 2 जजमेंट है, और अब ये तीसरा एक जजमेंट आया है, जिस जजमेंट में अब ये कहा गया कि ये अब मायने नहीं रखता है कि घटना स्थल कहाँ है, आप कहीं भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, और अब ये कानून भी बन गया। अब पुलिस की मजबूरी भी है कि इस तरह के मामले पर वो एफआईआर दर्ज कर सकता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप पूरी सिस्टम को देखते हैं, एक रांची में रहते हुए, आने वाले समय में मतलब इसको लेकर क्या क्या कैसी स्थिति बन सकती है? क्योंकि देखिए, घटना स्थल अगर मान लीजिए कि कोई घटना स्थल, हर केस, देखिए हर फैक्ट पर डिपेंड करता है, फैक्ट टू फैक्ट। हर फैक्ट में ये नहीं होगा कि घटना घटी रांची में और पटना में एफआईआर हुआ, वो हर केस में नहीं हो सकता है। और इस केस में क्या हुआ, अब तो सीबीआई के पास चला गया, तो अब बिहार और बॉम्बे महाराष्ट्र का झंझट तो खत्म हो गया। अब सीबीआई बिहार एफआईआर को लेकर के इन्वेस्टिगेट करेगी, जिसमें बॉम्बे पुलिस कोऑपरेट करेगी। तो अब वो सब इशू रहा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इस जजमेंट के बाद, जो खास करके मेरा फोकस उसी को लेकर है कि अब एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया, अब जिसको कोई खास सर्टेन लॉ के तहत सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन था, अब इस नए गाइडलाइन के तहत क्या क्या हो सकता है? जैसे कह रहे कि केस टू केस वेरी कैसे करेगा? आप ही जब वो मामले को लेकर जाएंगे कि आप किसी थाने में कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, पीओ हो या ना हो, आपको एफआईआर दर्ज करना है, उस स्थिति को लेकर थोड़ा हम स्पष्ट होना चाहते हैं। देखिए, कि क्या हो सकता है? कहां हुआ जी, कॉज ऑफ एक्शन जहां है, नॉर्मली वहीं केस होता है, हो सकता है। नॉर्मल रूल यही है। एक्सेप्शन भी है, सीआरपीसी में प्रोविजन है, और सीपीसी में भी सेक्शन 20 में, जो कॉज ऑफ एक्शन, पार्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन जहां होता है तो कहीं भी एफआईआर हो सकता है। अब चेक इश्यू हुआ बॉम्बे में, और डिजॉनर हुआ पटना में, तो केस पटना में भी हो सकता है और बॉम्बे में भी हो सकता है। तो कॉज ऑफ एक्शन एंड पार्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, ये 2 चीज को जानना बहुत जरूरी है, और ये पार्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्वागत के लायक है। नहीं, उसको उस पर तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को स्वागत करना ही करना है। लेकिन मेरा सर सवाल मेरा यही था, आखिरी बार भी हम ये जानना चाहते हैं कि इस फैसले से जो एक क्रिमिनल ऑफेंस को लेकर जो प्रक्रिया है,
वो प्रक्रिया जटिल होगा या फिर आने वाले दिनों में, क्योंकि ये सवाल आप ही की तरफ से उठाएंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, तो इस तरह के मामले में, क्योंकि देखिए अभी जस्ट आज ही की बात है, एक घटना समस्तीपुर जिले में घटी है। उसका बेटा चेन्नई में रह रहा है, उसके पिता कह रहे हैं कि नहीं, मेरा बेटा सुसाइड कर ही नहीं सकता है। तो क्या समस्तीपुर पुलिस को अब तो एफआईआर दर्ज कर लेना चाहिए उस पिता के बयान के आधार पे? बिल्कुल, हाँ, उनको नॉलेज आया समस्तीपुर में, चाहे कहीं हो, तो वहां आया तो वहां करने में कोई हिचक नहीं है। हम जहां हमको नॉलेज में आया, अब अखबार वगैरह पेपर में छपता है दिल्ली से, बॉम्बे से, और हम पढ़ते हैं झारखंड में या बिहार में, तो केस डिफामेशन का तो पटना बिहार, दोनों बिहार और रांची कहीं भी हो सकता है। तो ये है कि आपको नॉलेज कहां से आया? ठीक है, तो आप कैसे जाने? डिफामेशन केस देखिए, स्टेटमेंट देते हैं कोई कहीं पर, अब केस होता है कहीं पर। तो ये अब समस्तीपुर पुलिस के लिए मैंडेटरी है कि वो एफआईआर दर्ज करेगा और अनुसंधान करेगा? मैंडेटरी नहीं बोलेंगे हम। क्यों? हम ऑप्शनल बोलेंगे। अगर उनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट का जब उनको नॉलेज समस्तीपुर में हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जब सर जजमेंट आ गया कि इस तरह के मामले में एफआईआर कर सकती है पुलिस, तो वो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत पर ही लागू होगा या 125 करोड़ 35 करोड़ आबादी पर भी लागू होगा? नहीं, ये कानून आर्टिकल 141 में है, इसलिए ये कानून है। ये आर्टिकल 142 का जजमेंट नहीं है। 142 का जजमेंट जो है आर्टिकल, वो है सीबीआई को जो हैंड ओवर किया है, वो पावर सुप्रीम कोर्ट को मिलता है आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, और जो जजमेंट होता है, जो बाइंडिंग होता है, वो आर्टिकल 141 में होता है। तो ये कि बिहार गवर्नमेंट को पावर है एफआईआर करने का, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लॉ बन गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रांची से पूर्व महाधिवक्ता अनिल किशोर जी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने चीज़ों को स्पष्ट किया कि अब ये लॉ बन गया। चलिए हम चर्चा जारी रखते हैं, इन चीज़ों को समझिए और बारीकी से समझिए जिस पर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जरा इन चीज़ों को समझने की जरूरत है कि आखिर पटना के इस एफआईआर को आप अगर जस्टिफाई करते हैं कि ये एफआईआर सही है, बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है वो एफआईआर अगर सही है, तो ये 135 करोड़ आबादी को भी ये राइट मिल गया कि घटना स्थल कहीं भी हो वो एफआईआर अपने घर पे कर सकता है। और अगर ये अपने घर पे कर सकता है तो फिर उस एफआईआर पे पुलिस अनुसंधान करने के लिए दूसरे स्टेट में जा सकती है, जबकि स्टेट ये जो आपका लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो स्टेट के जिम्मे आती है। तो क्या लेकिन आपराधिक मामले में जा सकती है। मुंबई पुलिस को भी इसी बात को लेकर आपत्ति थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और इस जजमेंट के बाद क्या प्रभाव होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से समा सिन्हा जी जुड़ गई हैं और पटना से सुरेश जी जुड़े हुए हैं। दोनों आदमी से थोड़ा समझने की भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार हम इस तरह के मामले में इन दोनों आदमी के संपर्क में रहते हैं, चीज़ों पर डिस्कशन भी होता है। तो हम दोनों लोगों से चर्चा करेंगे, जारी रखेंगे, लेकिन पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज के फैसले पर, बड़ी बहस हो रही है। आपने रांची हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता की बात आपने सुनी कि अब ये मैंडेटरी, अब ये कानून बन गया। हमारे साथ सुरेश प्रसाद जी जुड़े हुए हैं पटना से। सुरेश जी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि ये जो जजमेंट है, जिसने आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि अब तो ये कानून बन गया है। पुलिसिंग की व्यवस्था पर हम चर्चा नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो आदेश है, पुलिस को ये करना ही करना है। ये जो है कि पटना पुलिस का जो एफआईआर है वो एफआईआर सही है। इस फैसले के बाद क्या बदलाव आ सकता है पूरे प्रोसेस में, जो आपको क्रिमिनल ऑफेंस के बाद की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें क्या बदलाव आ सकती हैं? देखिए संतोष जी, जजमेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है जजमेंट इन पर्सनम और एक होता है जजमेंट इन रेम। जो जजमेंट इन रेम होता है वो वाइड उसका स्कोप हो जाता है, वो सब पर लागू होता है। और एक है जजमेंट इन पर्सनम, ये पार्टिकुलर किसी केस में इन बिटवीन द पार्टीज कोई जजमेंट होता है, तो दैट इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज। अभी भी 177 जो कहता है सीआरपीसी
177 सीआरपीसी कहता है कि ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। तो ये ऑर्डिनरी प्लेस तो वही रहेगा जहां ऑफेंस होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि 154 सुप्रीम कोर्ट वर्चुअली डिसाइड नहीं किया है। एक राय साहब जस्टिस राय ने कहा है कि यस, बिहार पुलिस के द्वारा जो एफआईआर किया गया है वो अनजस्टिफाइड नहीं है, इलीगल नहीं है, लेकिन यह इशू वर्चुअली डिसाइड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह इशू डिसाइड हुआ है कि क्या इन्वेस्टिगेशन को बिहार से ट्रांसफर कर देने का जुरिस्डिक्शन 406 में सुप्रीम कोर्ट को है कि नहीं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जुरिस्डिक्शन मेरे पास नहीं है। सर जरा एक चीज बताइए जी। अब देखिए, हाँ हाँ सर ये बताइए, अब एक चीज और समझने वाली बात हाँ है। हाँ जी जी। 178 में कहता है सीआरपीसी में कि जब कोई भी दो प्लेस अगर कॉन्फ्लिक्ट का हो, इसमें अबेटमेंट का इशू है जो बिहार में हो सकता है। बिहार में उनके फादर को ये जानकारी मिली है कि उनके बेटे के साथ अमेंडमेंट का मामला बन सकता है और सुसाइड नहीं मर्डर हुआ है, इसलिए उन्होंने एफआईआर किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को वर्चुअली अगर देखा जाए तो 154 के इशू को डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। इसलिए यह कहना कि आज के इस जजमेंट के बाद सारे वाकयात कहीं भी होंगे और कहीं भी कोई बैठा हुआ एफआईआर कर देगा वो मेंटेनेबल हो जाएगा, नहीं। हर केस का डिसीजन जो होता है मैन टू मैन वेरी करता है। और क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि इन द एंड्स ऑफ जस्टिस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ये जुरिस्डिक्शन है टू माउल्ड द रिलीफ। उन्होंने रिलीफ को एक्चुअली माउल्ड किया है सर। ऐसा नहीं है कि 177 का जो धारा है वो सीआरपीसी की बदल गई है, अनलेस ये अमेंडमेंट सीआरपीसी में ना हो जाए। ठीक है सर, अब हमारे सवाल का आप जवाब दीजिए कि आप उसी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट किसी भी केस में, अब मुंबई का मामला हुआ, राष्ट्रपति शासन लगाने का जो जजमेंट था, आप दूसरे वाले मामले में उस जजमेंट को आप टैग करते हैं ना कि भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट। कल अगर मान लीजिए कि बिहार में कोई घटना घटती है सर, तो आप ही कागज लेके जाइए कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट रेफर करेंगे, आप एफआईआर करने के लिए आप बाध्य हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफर करना और साइट करना और उसको रिलाई करना, ये दोनों दो चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट का एसआर बोमई के केस के बाद में बहुत से केसेज हैं जिसपे डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मेजोरिटी व्यू रहता है वो मैंडेटरी हो जाता है। तो ये तो व्यू है। एक्चुअली ये इशू डिसाइड नहीं किया गया, 154 डिसाइड नहीं हुआ है, ये 406 पर ये इशू गया था कि क्या यह केस बिहार से ट्रांसफर, बिहार के इन्वेस्टिगेशन को बॉम्बे में, महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया जाए। सर बहस हो रही थी। अच्छा सर, हम आपसे 406 पर जो जरा एक चीज हमको समझने दीजिए। आप हमको घुमाइए मत, हम आपसे रोज हम घूमते रहते हैं, लेकिन अभी मत घुमाइए। हम ये समझना चाहते हैं सर कि ये जो जजमेंट है वो ठीक है, आप अपने स्टैंड पर, आप जो है आप अपने स्टैंड पर, आपको बधाई भी दिए हैं कि भाई ये, लेकिन एक तकनीकी चीज को हम समझना चाहते हैं सर। ये जो जजमेंट है भाई, एक जजमेंट का पहला ही पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट नहीं मानी है। जजमेंट आप क्लियर कीजिए कि बिहार सरकार के रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले को सीबीआई जांच कराना चाहता हूं। महाराष्ट्र के जो इन द एंड्स ऑफ जस्टिस, यस, हाँ, इसको स्पष्ट कीजिए क्योंकि देखिए कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हम इस बहस में सरकार के 174 के इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने गलत नहीं कहा है। नहीं, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सर कि जो सीबीआई जांच का आदेश हुआ है, वो आदेश बिहार सरकार के रिकमेंडेशन के आधार पे जो भारत सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया है, उससे वो उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इनका सीधा फ्रेश जजमेंट है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। थोड़ा इसकी स्थिति थोड़ा स्पष्ट कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही हकीकत है। हाँ। अब ये कोइंसिडेंस है कि बिहार सरकार ने रिकमेंड किया, केंद्र सरकार ने उसको नोटिफाई किया और वो ऑथेंटिकेट रह गया, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फॉर्म हो गया। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट जजमेंट है, इन द एंड्स ऑफ जस्टिस। बार बार उन्होंने यूज किया है
कि जस्टिस का डिमांड यही है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वंस अगर कोई आदमी सस्पेक्ट करता है, उसका पेरेंट्स या कोई रिलेटिव या कोई भी, कि उसका सुसाइड नहीं है, मर्डर है, तो इट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। नहीं और सुप्रीम कोर्ट का टू सिक्योर द जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। ठीक है, आप दूसरे पॉइंट पर आइए। वहां पर ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार की जीत हो गई और केंद्र सरकार की जीत हो गई, मामला ये नहीं है यहाँ। ठीक है, इसको अब स्पष्ट आप एकदम सही हैं। हाँ, दूसरा इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुंबई पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो गलत नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकता है। बिल्कुल, लेकिन वो भी कहा है, लेकिन अगर एफआईआर वो दर्ज करता है, मतलब आत्महत्या का मामला, यूडी केस अगर मतलब मान लीजिए कि 306 में अगर वो एफआईआर दर्ज करते हैं, ये पता चले कि मर्डर हुआ है तो 174 में नहीं होगा, तब उनके लिए 154 में ही जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो एफआईआर दर्ज करेंगे, लेकिन उसकी जांच सीबीआई करेगी। जरा इसको भी स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाई देखिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए कि भाई जो चीजें तथ्य हैं वो तथ्य पर डिबेट होनी चाहिए। देखिए, जरा इसको भी स्पष्ट कर दीजिए। दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई को ये अथॉरिटी है कि किसी भी स्टेट में कोई भी साक्ष्य उसको कलेक्शन वो कर सकता है जी। तो बिहार सरकार ने अब तक जो इन्वेस्टिगेट किए होंगे, जो इनके पास मटेरियल लाए होंगे, उसको सबमिट करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने जो उनके इन्वेस्टिगेशन में अब तक आया होगा वो सारा सीबीआई को देंगे, और वो मैंडेटरी है। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस हिल हुजत नहीं कर सकती है, जो भी मटेरियल उसके पास कलेक्ट हुए हैं वो सारा कुछ सीबीआई को दे। स्वाभाविक है। लास्ट में लिखा है कि बॉम्बे पुलिस मस्ट का प्रयोग है। नहीं, मस्ट नॉट डिनाई कि नहीं साहब हम नहीं देंगे। जो कह रहे थे लोग कि सीबीआई अगर आएगी तो क्वारंटाइन कर देंगे, सीबीआई को आने नहीं देंगे, ये जो स्टैंड लोग ले रहे थे, नाउ दे आर नॉट इन पोजीशन टू टेक सच टाइप ऑफ नहीं, वो सर पॉलिटिकल इश्यूज पे बातचीत नहीं की, वो स्वाभाविक तौर पर सारा कुछ पॉलिटिकलाइज हो गए थे। अब वो पुलिस प्रमुख जिस तरीके से बयान दे रहे हैं बिहार में, वो चीज़ों भी समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ये कोई दो राज्यों का मसला नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की दोनों ही हाँ की बात है, और सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ बिहार को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो हमारे देश का भविष्य। एक इस तरह का जीनियस लड़का ने इसके साथ इस तरह की घटना घटी है। लेकिन इस बीच जो सियासत हुई है, उस सियासत के बिल्कुल। को हम उस पर चर्चा करने के लिए है। ये जो एक जजमेंट का हिस्सा है कि मुंबई पुलिस के अनुसंधान को उन्होंने मतलब जांच को उन्होंने खारिज नहीं किया, कहा है कि आप जांच जारी रख सकते हैं, एफआईआर दर्ज कीजिए तो सीबीआई को दे दी। 174 में तो राइट है ही कि अगर कोई देखे कि सुसाइड हुआ है तो जांच करे, लेकिन उस जांच में जहां भी उसको महसूस हो कि ये सुसाइड नहीं मर्डर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो, उसको दिखाई पड़े, इमीडिएट उसके बाद में 154 में उसको एफआईआर लॉन्च करना चाहिए, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस फेल कर गई। और यही सारे कंट्रोवर्सी का कारण यही हो गया। एकदम, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, चलते चलते सर एक और सवाल है। ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस पे जो आपने जो कह रहे हैं उसको लेकर सवाल लगातार, जो उनका आचरण रहा है वो आपत्तिजनक रहा कि कोई आईपीएस अधिकारी जाइए उसको क्वारंटीन कर दीजिए, जो दूसरे स्टेट का पुलिस जाए जांच करने के लिए, ये तरीका नहीं है। ये कहीं से भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, प्रोटोकॉल का पालन नहीं। ये दो राज्यों का मामला नहीं था, लेकिन चलिए वो अलग चीज है, लेकिन नहीं हुआ। ये जो एक और मामला जो है, ये जो आप कह रहे हैं कि मैन टू मैन वैरी करेगा ये जजमेंट। अब हमें ये बताइए कि जब आप थाने पर जाइएगा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की कॉपी लेकर कि आपको एफआईआर दर्ज करना है, तो क्या कोई थाना अध्यक्ष, कोई डीएसपी या एसपी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब रेफरेंस के तौर पे डिनाई कर सकता है? क्या इसकी गुंजाइश है या उनको एफआईआर लेना अनिवार्य है? देखिए, जहां पर दो जगह कॉज ऑफ एक्शन होने की संभावना होगी वहां पर पुलिस को एफआईआर लेना ही होगा, दोनों जगह पर कहीं भी। लेकिन जहां पर क्लियर कट एक ही जगह का मामला हो और वहां पर एफआईआर दर्ज हो चुकी होगी, तो दूसरे जगह एफआईआर करने की संभावना नहीं है। एक कॉज ऑफ ऑफेंस के लिए दो जगह एफआईआर नहीं होगी। अच्छा सर, देखिए यहां एफआईआर बॉम्बे में तो हुआ ही नहीं। कारण ये रहा, नहीं अगर वो एफआईआर कर लिए रहते तो फिर उसके बाद में एफआईआर करना यहां मुश्किल हो जाता। उसको यहां से 0 एफआईआर करके इनको ट्रांसफर करना होता और उसमें वो क्लब हो जाता। ठीक है सर, चाहती तो महाराष्ट्र ठीक है, बहुत सही है कि उसने मतलब अगर उनको थोड़ा होशियारी दिखानी थी तो एफआईआर दर्ज करना चाहिए, वो अलग चीज है।
हम एक बात और जानना चाहते हैं सर, बिहार के बच्चे होशियारी नहीं ईमानदारी, होशियारी नहीं ईमानदारी। वो अगर महाराष्ट्र उनकी में होशियार ईमानदार होती तो एफआईआर इंस्टीट्यूट करके अरे आगे देखिए अभी तो उस पर हम डिबेट नहीं कर रहे। हम एक चीज जानना चाहते हैं कि सर बिहार के बहुत सारे बच्चे बाहर रह रहे हैं, अभिभावक भी बाहर रह रहे हैं, आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, सुसाइडल केस होता है। अमूमन सुसाइड के मामले में गार्जियन, अभिभावक कभी भी इस मूड में नहीं रहता है कि वो अपने बच्चों को के बारे में ये सोचे कि हमारा बच्चा सुसाइड कर सकता है। अब ये इसको आप एस्टेब्लिश करने के बाद जी आने वाले समय में बिहार में इस तरह के मुकदमे दर्ज होंगे। बिल्कुल सारा अगर उस तरह के सर्कमस्टांसेज होंगे जिसमें उसका सुसाइड जो है संदेहास्पद लगे, तो वैसी स्थिति में उसके किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो एफआईआर करे और पुलिस को ये नजीर दे सकता है कि यस इस तरह के मामले में, जैसे जाहिरा शेख का केस हुआ, ट्रायल होने के बाद में फिर यूपेन हुआ, वैसे ही इसमें भी कहा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, बट एवरी केस मैन टू मैन वेरी करता है। हर केस के साक्ष्य परिस्थितियां अलग होती हैं, सर्कमस्टांस अलग होता है, फैक्ट्स अलग होते हैं, और वो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जजमेंट सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज पर यूनिलेटरली लागू हो जाए। लागू लेकिन करते हैं आप लोग, यूनिवर्सली लागू नहीं होता। यस, साइट हम लोग करते हैं, रेफर हम लोग करते हैं जजमेंट को। नाउ इट इज अप टू द ऑनरेबल जस्टिस टू एडजुडिकेट इज वेदर इट इज फिट इन माय केस और नॉट। सुप्रीम कोर्ट किसी डिपेंडेंट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि सर किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट कहे कि नहीं नहीं ये आज प्रासंगिक नहीं है? देखिए बहुत से ऐसे तो बहुत से केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, चूंकि हर केस का फैक्ट और सर्कमस्टांस अलग अलग होता है। तो एक सिंपल एक रीजन हो सकता है कि यस द केस रेफर्ड बाय द सो एंड सो लर्नेड काउंसिल इज नॉट फ्रेमिंग द केस इन हैंड, तो वहां पर तो कह सकते हैं। लेकिन नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट का हर जजमेंट जो है सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास, सारे हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुरेश प्रसाद जी ये नहीं कर सकता है कि ये इलीगल है। हाँ, वो अब पूरी तौर पे चीजों को स्पष्ट कर देगा कि ये मानना एक बाध्यता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। चलिए हम चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम देखिए जिन बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, इस लड़ाई में सारा देश उसके साथ खड़ा है। सीबीआई जल्द से जल्द इस जांच की प्रक्रिया को पूरी करे, क्योंकि दुनिया, देश जानना चाहती है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या आत्महत्या किया है, और अगर आत्महत्या किया है तो आत्महत्या की वजह क्या? कोई अपना जिंदगी कैसे दांव पे लगा सकता है, कैसे अपनी जिंदगी वो ले सकता है? ये सवाल है, क्योंकि एक ऐसे सेलिब्रिटी के रूप में जो हमेशा अपने फिल्मों के माध्यम से लोगों के बीच संदेश देता रहा है। फिल्म, उसका जो आखिरी फिल्म है जिसमें कैंसर के पेशेंट के रूप में उसकी भूमिका रही, उससे पहले की जो फिल्म है, अपने बेटा सुसाइड करता है और पूरी फिल्म उसी पर केंद्रित है, छिछोरे। और उस छिछोरे में आप बताइए कि जो शख्स पूरे शूटिंग के दौरान उस दौर से गुजरा हो, वो युवा कैसे आत्महत्या कर सकता है? ये एक समझने की जरूरत है। और हम इसी को लेकर सुशांत के न्याय की इस लड़ाई में पूरा बिहार और पूरा देश उसके साथ खड़ा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो चीजें बदली हैं, वो चीजें समझने की है, क्योंकि ये बहुत ही उसके बाद पूरे देश में जो स्थिति बदलेगी। अब देखिए ये बहुत मुश्किल है बिहार के एफआईआर को जस्टिफाई करना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये सुरेश जी कह ही रहे थे, सब लोग उसी कानून जजमेंट का सहारा लेकर ये एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने पे पहुंचेंगे। लेकिन उसके बाद क्या स्थिति बनेगी, कितना आप बताइए। किसी मामले की जांच के लिए तो पुलिस इस मोहल्ले से उस मोहल्ले जाने में, आपको पता होगा, ऑन स्क्रीन भी कहा जा सकता है कि अगर आपके घर कोई हादसा हो गया, कोई घटना हो गई, कोई आपके साथ आपराधिक घटना हो गई, तो फिर पुलिस अनुसंधान करने जाएगी तो उसमें भी आपसे सहयोग चाहता है। वो दूसरे राज्य में तो जो जाए अनुसंधान करने के लिए, आप सोच सकते हैं यही पुलिस व्यवस्था है ना भाई। ये चीजें सिनेमा तो है नहीं कि आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि नहीं हमारी जीत है।
ये सवाल है कि कल इसको लेकर ये चीजें सामने आएंगी। और हम पहले दिल्ली चलेंगे और वहां हमारे साथ समा सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं। समा सिन्हा जी, आप इस जजमेंट को, क्योंकि आप लगातार इन चीज़ों को, बहस को सुन रहे हैं, सुरेश जी तो अंत में कहे कि भाई हम इसको साइट करेंगे जब मौका मिलेगा, हम और बाध्य हैं, कोर्ट को भी मानना चाहिए और बाध्य भी है। आपको क्या लगता है कि इस जजमेंट के बाद जो पटना के एफआईआर को जो जस्टिफाई ठहराया गया है सुप्रीम कोर्ट का, एक पूरी व्यवस्था बदल गई अब, तो उसको लेकर अब क्या परेशानी हो सकती है, आपको क्या लगता है? जब मैंने जजमेंट को अच्छे से देखा है तो उन्होंने दो चीजें क्लियर की हैं। देखिए, एफआईआर लॉन्च करने की बात है, वो एक पार्ट है। एफआईआर लॉन्च करना जो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो 154 में ललिता कुमारी केस 2016 में 15 में शायद आया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस में कहा था कि आपको एफआईआर, अगर आपके पास नॉलेज में आता है कि कोई ऑफेंस हुआ है, तो आपको एफआईआर दर्ज करनी ही करनी है। ये एक पार्ट है। तो कोई भी पुलिस स्टेशन, हालांकि प्रैक्टिकल में हम सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, एक थाना से, आप सही कह रहे हैं, एक थाना से दूसरे थाना, तीसरे थाना, और यहाँ तक कि कई बार तब भी दर्ज नहीं होती है और आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ 156(3) का सहारा लेना पड़ता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे लॉ पहले बना चुका था कि एफआईआर तो आपको दर्ज करनी ही करनी है जब आपकी नॉलेज में आ गया कि कोई ऑफेंस हुआ है। अब आ गया दूसरा हिस्सा जो है इन्वेस्टिगेशन का। दूसरा इन्वेस्टिगेशन का जब बात आती है, तब कायदे से ये होता है कि आप उसको 0 एफआईआर दर्ज करके जहां पर जुरिस्डिक्शन है उसको भेज दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में इसको इस तरीके से फैक्ट्स के साथ डील किया कि चूंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने अपनी एफआईआर में ये कहा कि उनके पैसे का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है, जो उनके बेटे के, और उसके पैसे का दुरुपयोग हुआ है, उस वजह से उसको भी एक ऑफेंस बनाया गया है। आपको पता होगा कि ईडी का केस भी दर्ज हुआ इसी दौरान। तो उसमें एक सेक्शन है सीआरपीसी में 181, जिसमें कि कहता है कि अगर कॉज ऑफ अगर मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, तो सिर्फ जहां पर होता है या जहां प्रॉपर्टी है उसके साथ में नहीं, जहां पर उस एक्यूज को वो प्रॉपर्टी उसके राइटफुल जो उसका ओनर था या जो जिसका वो रिसीवर था, उसको रिसीव करानी चाहिए थी और वहां नहीं कराई गई, वो भी एक जगह है, वो वहां पे भी केस किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में उसी एक प्रोविजन और इसी एक पार्ट, कंप्लेंट की पार्ट का हिस्से को उठाते हुए पटना को जुरिस्डिक्शन को सही ठहराया है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए कोई डील नहीं किया गया है, ये हम लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा। कहीं सुसाइड होता है या मर्डर होता है, उस चीज को डील नहीं किया गया है। सिर्फ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सहारा लेते हुए पटना की पुलिस की जुरिस्डिक्शन को सही ठहराया गया है। समा जी, देखिए, ये एक विषय हुआ, एक एफआईआर करने में, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने एक आधार बनाया, आने वाले समय में जो भी विक्टिम हैं वो कोई भी आधार बना सकते हैं कि मान लीजिए, जैसे अभी देखिए समस्तीपुर में एक काम करने वाला मजदूर, चेन्नई में उसकी मौत होती है, उसके पिता का कहना है कि नहीं, ये गलत है, वो सुसाइड कर ही नहीं सकता है, इसकी हत्या हुई है और इस पर हत्या के एफआईआर दर्ज होना चाहिए। आप किसी एक्ट के सहारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो आप देख नहीं सकते हैं। जजमेंट का जो आधार है, उस आधार पर तो समस्तीपुर पुलिस को वो केस लेना चाहिए। एक्ट के सहारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप देख नहीं सकते हैं। जजमेंट का जो आधार है, उस आधार पर तो समस्तीपुर पुलिस को वो केस लेना चाहिए। देखिए, केस लेना ही पड़ेगा। केस लेने के लिए कोई वो नहीं है कि केस नहीं लेंगे, केस तो लेना ही होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि नहीं करना होगा, उस चीज में सिर्फ कोई डील नहीं किया गया है। सिर्फ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी जब हुआ है, उस चीज को डील किया गया है कि उस सिचुएशन में अगर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तब सेक्शन 181 के हिसाब से
उसको भी जो है अलाउड है कि वो जो जहां पर रिसीवर को प्रॉपर्टी रिसीव होनी चाहिए थी या उसका मनी रिसीव होना चाहिए था, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के फादर कह रहे हैं क्योंकि उनके बेटे की डेथ हो गई, उसके बाद जो उसका पैसा था या उसकी प्रॉपर्टी थी वो उनके पास आती, तो यानी कि वो उनके, हालांकि ये बाद में इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है कि नहीं, लेकिन एलिगेशन था और उसी एलिगेशन के आधार पर इसको जुरिस्डिक्शन दी गई है। मर्डर, सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड या कोई और चोरी डकैती इस तरीके का उन्होंने इस चीज में नहीं डील किया है कि आपका कोई भी तरीके का क्राइम होगा तो वहां की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेगी, लेकिन सिर्फ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसी को बोला है कि जहां पर रिसीवर रहता है, यानी कि जिसको वो मिलनी चाहिए थी एक्यूज के द्वारा, वो अगर नहीं दी जाती है तो जहां वो रहता है वहां भी कर सकता है, उसको डील किया गया। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन पे कहीं कुछ नहीं कहा है पूरी जजमेंट में। लेकिन आप एडवोकेट हैं, आप आने वाले समय में इस तरह के जजमेंट को की कॉपी लेके थाना पे पहुंच सकते हैं। ये थोड़ा जजमेंट को लेकर देखिए, थोड़ा स्पष्टता के से साथ हम बात करना चाहते हैं कि ये एक अलग बात है कि उसमें भी है कि इस वजह से आत्महत्या, सुसाइड, मतलब 306 की बात की है उनके परिजनों ने, तो ये एक अलग चीज़ है, एक अलग स्टोरी सामने आई कि भाई जो रिया जो है उनके पैसे का मिसयूज किया है या पैसे ट्रांसफ़र किया है, वो उसको लेकर सुशांत तनाव में थे और परिवार के लोगों से उनको दूर किया गया। ये एक आधार बनाया गया जिस आधार पे आपने एफआईआर दर्ज किया। लेकिन दूसरे मामले में इसी तरीके का अगर मान लीजिए कोई, बिहार के बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, देश में, हर देश में, मुंबई के लोग बिहार में रहते हैं, दिल्ली के लोग बिहार में रहते हैं, बिहार के लोग दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, तो इस स्थिति में अगर खास करके देखिए इस सुसाइडल मामले में ही जो अभिभावक होते हैं वो ज़्यादा इनसिक्योर्ड महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो इस जजमेंट के बाद क्या बिहार में जो, या बिहार या देश के किसी अन्य हिस्से में पहले क्या प्रोसेस था कि भाई आप एफआईआर दर्ज कीजिए, कि मान लीजिए कि कहीं घटना कहीं घटी, बयान कहीं और हो रहा है, 0 एफआईआर करके आप उस जहां जुडिक्शन का इलाका है वहां आप भेज दीजिए। तो अब जो ये आदेश आया है उस आदेश के आधार पर आपको लगता है कि सीधे सीधे तौर पर इस तरह के अगर चीज़ें सामने आएंगी कि भाई उनका प्रॉपर्टी में इस तरह की चीज़ें की गई हैं, तो उसी मामले में सिर्फ एफआईआर दर्ज हो सकता है या बाकी मामलों में भी दर्ज हो सकता है? ये जजमेंट को कैसे एक वकील के रूप में आप कैसे देखती हैं? एफआईआर दर्ज हो सकता है कहीं भी, इसमें तो कहीं आप कोई संदेह नहीं है, नहीं रखिए, क्योंकि जहां पर भी अब कोई आदमी मर रहा है कहीं और मरते मरते बोले कि हाँ मुझे फलाने के डायरेक्शन में जो दूसरी स्टेट में रह रहा है उसने धमकी दी थी, उसने आदमी भेजे थे और उसने मुझे यहाँ पे मरवा दिया है, तो अब मेरा पार्ट ऑफ एक्शन कहीं और भी है। देखिए एफआईआर दर्ज करके पुलिस को ट्रांसफर कर देना था, 0 एफआईआर करके। यहाँ पर सिर्फ रीजन ये सिर्फ हम लोगों का जो क्वेश्चन कंसिडरेशन के लिए है वो ये है कि क्या इन्वेस्टिगेशन की जा सकती थी कि नहीं जा सकती। पटना के पास उनका एफआईआर आया, कंप्लेंट आई है, रिटर्न रिपोर्ट आई है, तो वो उनको दर्ज कर लेना था और दर्ज करके उनको 0 एफआईआर करके मुंबई में भेज देते। और मुंबई पुलिस की भी गलती थी पहले, खैर उस पर हम नहीं जाते हैं। क्या पटना पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की, या कल को आप जैसे कह रहे हैं कि कहीं सुसाइड होता है और अगर इस तरीके के सर्कमस्टांसेस बनते हैं, अगर सिर्फ सुसाइड कहते हैं या अगर सिर्फ मर्डर की बात कहते हैं, तब तो नहीं, बिल्कुल नहीं, तब इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कर सकते एज इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से। लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का होता है, यानी कि, और वो भी उस सर्कमस्टांसेस में, अगर कोई जैसे कहता है कि मेरे बेटे को हिमाचल में मार दिया, उसके पास 5,000 रुपया था जो मुझे, और वो उसके दोस्त ने वहां से जो उसने अपने दोस्त को दिया था और वो दोस्त उसको पैसा वो हमको नहीं पहुंचाया या वो दोस्त खा गया उस पैसे को, तब इस ऐसी सिचुएशन में पटना पुलिस केस भी दर्ज करेगी और इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। और इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सीआरपीसी में ही है, अगर गलत जुरिस्डिक्शन में भी पुलिस ने कर दी, उसको जुरिस्डिक्शन नहीं है लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट
कल को चैलेंज नहीं किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि उसको जुरिस्डिक्शन नहीं। तो आप इसको फर्क यही समझना होगा कि अगर सिर्फ सुसाइड का केस है और मिसअप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हुआ है, कोई पैसा नहीं छिनाया है, कोई प्रॉपर्टी नहीं छिनाई है, तब जिसको कि रिसीव होना चाहिए था विक्टिम के फादर मदर या रिलेशंस को जो राइटफुल होल्डर है, तब ऐसे केस में दूसरी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। एफआईआर तो दर्ज की जा सकती है, 0 एफआईआर करके ट्रांसफर किया जा सकता है। चलिए समा सिन्हा जी, हम आखिरी सवाल आपसे है कि तब ये माना जाए कि जो एफआईआर दर्ज को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उस जजमेंट को के आधार पे देश के अन्य हिस्सों में इस तरह के मामले दर्ज करने से पहले आप लोग खुद दर्ज कराएंगे कि एक वकील के रूप में आप कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, तो सिर्फ एक ऑफेंस को ही जस्टिफाई कीजिएगा या किसी भी तरह के ऑफेंस के मामले में ये केस हो सकता है? जबकि जो आदमी जिसके पैसे उसको राइट होल्डर को मिलने चाहिए थे कहीं पर, जैसे कि मैंने कहीं किसी को दिल्ली में पैसा दिया और उसने मुझसे मिसअप्रोप्रिएशन, और मैं पटना में रहती हूँ और मैंने ट्रांसफर कर दिया, कल को वो मुझे पटना में उसको लौटाने चाहिए थे, वो नहीं लौटाता है, तो वो मैं पटना में कर सकती हूँ। और या किसी की डेथ हो जाती है किसी आदमी के और उसके जो लीगल हेयर हैं उसको पैसा वापस जाना चाहिए था, प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी, और उसकी प्रॉपर्टी का मिसअप्रोप्रिएशन हो जाता है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, तो वो दूसरी जगह पे जहाँ पे वो आदमी रहता है वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन, जहाँ रहता नहीं, जहाँ पे उसको प्रॉपर्टी रिसीव होनी चाहिए थी वहां पे भी हो सकती है। इसमें पहले भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई हुई थी, उस पे उसका सहारा लिया गया है। चलिए चलते चलते एक सवाल और आपके समाज में जानना चाहेंगे। रिया चक्रवर्ती लिविंग रिलेशन में रह रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि लिविंग रिलेशन में रहने वाला का आप अधिकृत पत्नी मानी जाएगी, वो मतलब वो रिश्ता को नाजायज रिश्ता नहीं माना जाएगा। एक पत्नी पे या जिसके साथ लिविंग रिलेशन में जो लड़की रह रही हैं उसको लेकर एक लड़के के पिता कंप्लेन कर रहे हैं, उन्होंने हमारे बेटे को बरगलाया है, हमारे बेटे के अकाउंट से पैसा निकाल लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के हवाले से हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती लिविंग रिलेशन में रहते हुए सुशांत सिंह राजपूत के एटीएम या बाकी जो उनकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का वो इस्तेमाल कर सकती है कि नहीं कर सकती है, उस प्रॉपर्टी पर उसकी राइट है या नहीं है। ये जो जजमेंट आया था, अगर आपको स्मरण हो तो उस जजमेंट के सहारे हम समझना चाहेंगे कि लिविंग रिलेशन में रहने वाली लड़कियों का अधिकार, एक पत्नी को जो अधिकार मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो अधिकार उसको भी है, प्रॉपर्टी में भी वो अधिकार उस पत्नी के समान ही है। अगर समान है तो एक पिता को क्या राइट बनता है कि उसके उस प्रॉपर्टी पर सवाल खड़ा करने का? देखिए, इसी बात के लिए संतोष जी मैंने आपको शुरुआत में कहा कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन बनेगा या नहीं बनेगा, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, वो बात की बात है। एलिगेशन लगाया गया है इस चीज का, अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन गया। अब देखिए एफआईआर में क्या आपको देखना है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के पहले उसको ये नहीं देखना है। आप बहुत केसेस देखते होंगे, शायद आपको याद होगा कि एक पटना मेडिकल कॉलेज का ही एक डॉक्टर के ऊपर उसके लिव इन पार्टनर ने रेप का केस दायर किया था। तो ये सब चीजें जो हैं, ये पुलिस उस वक्त ये नहीं देखती है कि ये क्या सच है या इसमें क्या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कोर्ट में देखा जाएगा। अगर पुलिस को फर्स्ट इंफॉर्मेशन में ये दिखता है कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस बन रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है। अब रिया चक्रवर्ती एज अ लिव इन पार्टनर उसको क्या अधिकार थे, आपको याद होगा ऐसा ही केस है क्लिएंडर पेयर्स के साथ भी हुआ था, जब उनकी लिव इन पार्टनर उनकी बेटी भी थी, उसको मेंटेनेंस का भी केस हुआ और उनको आप सुप्रीम कोर्ट ये सब चीजें सेटल कर चुका है कि उनको डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोटेक्शन है, उसके खिलाफ प्रोटेक्शन है, उसको मेंटेनेंस का अधिकार है, उसको बाकी भी बहुत सारे अधिकार मिले हैं। तो वो अधिकार रिया चक्रवर्ती ने को था, और ये क्या क्रिमिनल ऑफेंस था, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन था कि नहीं था, इसीलिए हम क्रिमिनल वर्ड में यूज कर रहे हैं। मिसअप्रोप्रिएशन था, किसी ने यूज किया, उसको मिसहैंडल किया पैसे को, वो क्राइम नहीं है।
लेकिन क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन था कि नहीं था, और शायद इसी वजह से ईडी का केस जो दायर हुआ है वो भी एक इसी लाइन पर चल के किया गया है कि हाँ शायद वो उसको ऑफेंस किस तरीके से कैसे कनेक्ट किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप वो बाद में कोर्ट्स में दिल्ली से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को हम समझना चाहते थे, कई और चीज़ों को इन्होंने स्पष्टता से इन चीज़ों को उन्होंने रखा है। और जिस इशूज पे हम बात कर रहे थे, एक लिविंग रिलेशन को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं कि कोई लड़की पत्नी के रूप में और लिविंग रिलेशन में है, वो जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि दोनों का दर्जा समान है, तो जिस आरोप पर एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या वो एफआईआर एक्सटेंड करता है कि नहीं करता है? ये भी एक आने वाले समय दिनों में एक बड़ी बहस होगी। और लिविंग रिलेशन में रहने वाली लड़कियों के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी कि इस तरह के मामले में कौन सी चीज़ें सामने आती हैं। चलिए, हम चर्चा जारी रखेंगे और इस ब्रेक के बाद हम जमशेदपुर चलेंगे, जहां सुशांत ने आखिरी फिल्म के दौरान कई महत्वपूर्ण भूमिका जमशेदपुर शहर में कैंसर पेशेंट के रूप में निभाई है। हम कुछ बस याद रह जाती है, उन यादों को समेटने की कोशिश करेंगे। एक पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम सीधा जमशेदपुर चलेंगे और उस स्पॉट पे चलेंगे जहां सुशांत चंद महीने पहले ही फिल्म की शूटिंग के दौरान आए हुए थे। उनके साथ जो देखने वाले लोग थे, पब्लिक थी, कई लड़कियां ऑटोग्राफ ले लड़के, वो क्या सोचते हैं सुशांत को लेकर, हम चर्चा इस पर करेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आप सबों का स्वागत है। आपने डिबेट के उस हिस्से को भी देखा कि आगे आने वाले समय में सुशांत को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर जजमेंट को लेकर जो सीबीआई की जांच का जो आदेश हुआ है, पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर सुशांत ने, कि अगर हत्या हुई तो हत्यारा कौन है, और अगर सुशांत ने आत्महत्या की है तो उस आत्महत्या के पीछे कौन है, वो चीज़ें सामने आनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती उनके साथ लिविंग रिलेशन में रहते थे और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पत्नी और जो लिविंग रिलेशन में जो लड़कियां रह रही हैं, दोनों के राइट में कोई फर्क नहीं है। तो ये कई तरह की चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर एक देश में बहुत तरीके की चीज़ों से बहस चलती है। ये भी एक बहस का एक महत्वपूर्ण कड़ी रहेगा कि आखिर रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, लिविंग रिलेशन में उसके साथ रहती थी, क्या वाकई में अगर एक पत्नी अपने पति को मानसिक रूप से परेशान करे या फिर मानसिक रूप से वो विकलांग हो जाए, इसकी कोशिश करे, तो उसको एस्टेब्लिश करना और उस पर फिर कार्रवाई करना कि भाई ये एक पत्नी के रूप में वो इस तरह से क्या क्या किए, उस एविडेंस को कलेक्ट करना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी सुशांत सिंह राजपूत के सहारे ही एक नई तरह की बहस इस देश में जो लोग नैरेटिव बनाना चाह रहे थे कि भाई जिस तरीके से बॉलीवुड को लोग देख रहे हैं, जिस नैरेटिव को लेकर लोग बयान दे रहे हैं, इन चीज़ों को भी समझना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो बयानबाजी हो रही है उसके पीछे क्या सोच है, कौन सी राजनीति काम कर रही है। अगर इतना ही आप बिहार के टैलेंटेड बच्चों के साथ आप अगर न्याय की इतना ही मजबूती के साथ लड़ने की आपकी इच्छा शक्ति है या बिहारी स्वाभिमान की बात है, तो आए दिन बिहारियों के साथ अपमान हो रहा है देश में। कभी तो आपकी जुबान नहीं खुली है। कई तरह की बात हुई। कुछ दिन पहले तक तो बिहार जो हमारे प्रवासी मजदूर थे, जब वो बिहार आ रहे थे तो बिहार के लोगों ने ही सवाल खड़े कर दिए। तो ठीक है, राजनीति है, सियासत है और सियासत में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा, जो जनता है वो समझ लीजिए कि भाई अगर इस पर ज़्यादा मीडिया में ट्रायल चल रहा है या इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी आ रही है, तो उनके उस पहलू को भी समझिए कि आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। हर आम बिहारी और देशवासियों की जिज्ञासा है कि जरूर मिलनी चाहिए, इच्छा भी है, लेकिन जो राजनीति चल रही है उसके पीछे की क्या सियासत है, ये भी जब आप समझ लेंगे तो चीज़ें सामने हो जाएगी कि इसे मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर अब सीबीआई जांच हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप समझना जरूरी है। और अब हम इस कार्यक्रम के समापन पर सुशांत के फिल्मी कैरियर पर हम कुछ रोशनी डालना चाहेंगे। बहुत मुश्किल है सुशांत को भुला पाना। अपने चंद फिल्मों के सहारे उन्होंने जो
एक लकीर खींच दी है बॉलीवुड में, उस लकीर को मिटाना मुश्किल है। हर फिल्म कुछ न कुछ संदेश दे रहा था, और उनकी आखिरी फिल्म जो रिलीज नहीं हुआ, वो आप अपने लैपटॉप पर टीवी पर देख सकते हैं, दिल बेचारा, जिसमें एक कैंसर के पेशेंट की भूमिका में वो है, और उसकी अधिकांश शूटिंग झारखंड के जमशेदपुर में हुआ है। हम सीधे चलते हैं उस शूटिंग स्थल पर जहां हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए हैं। कोलांचल वो जो इलाका है, उस इलाके में उस फिल्म को लेकर, या फिल्म सुशांत सिंह राजपूत को लेकर वो क्या सोचते हैं, इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे उस स्पॉट पे जाके जहाँ पे अभी हमारे मनोज जी मौजूद हैं। और मनोज जी से हम चाहेंगे कि लोगों से बात करिए, और आज के जजमेंट के साथ साथ सुशांत की उस आखिरी फिल्म पर भी चर्चा हो चलते चलते, क्योंकि सुशांत ने जो एक लकीर खींच के चला गया इस दुनिया से फिल्म को लेकर, वो उसे लोग भुलाया नहीं जा सकता। जी मनोज जी, लोगों से बात करिए, कुछ चीज़ वो पुरानी चीज़ें हम चाहेंगे कि जो हाल में ही शूटिंग हुई थी उस समय क्या सुशांत की मानसिकता को लोगों ने करीब से देखा होगा, कई लोगों से उन्होंने बात भी की है। क्या कभी किसी को लग रहा था कि सुशांत जैसा मतलब दूसरे को वो एनर्जी देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, वो यूथ खुद सुसाइड कर लेगा? जरा लोगों को भी हम राय जानना चाहेंगे, और जो उनका शूटिंग स्थल था जरा आप भी समझिए उस शूटिंग स्थल को, और शूटिंग स्थल के सहारे वो जो संदेश देना चाहते थे, इस पर मनोज जी हम चाहेंगे कि आपके साथ जो लोग युवा जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करिए। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहले ये बता दें कि दिल बेचारा फिल्म जो उनकी आखिरी फिल्म रही है, और आखिरी फिल्म की शूटिंग इसी जगह पे, जिस जगह पे हम खड़े हैं, 44 नंबर बंगला है। ये सीधे अगर आप देखेंगे, ये कार लगी हुई है, उसके दाहिने साइड में 44 नंबर बंगला है, उसमें वो रहते थे। और जिस स्थल पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर हम दाहिने तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये इलाका है जहाँ पे ये अपनी मतलब फिल्म के गाना का इन्होंने शूटिंग किया था। इस जगह पे गाना का शूटिंग हुआ था, हीरोइन के साथ ये यहाँ पे गाना गाते हैं। बड़े ही खुश मिजाज के वो थे, और लगातार जो 1 महीने 30 दिन तक जमशेदपुर में रहे, और 30 दिन उनका कैसे जमशेदपुर में बीता वो उनको भी शायद एहसास नहीं रहा होगा। उनके साथ जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो हमारे साथ है, जो फिल्म शूटिंग के दौरान ये लोग जब यहाँ पर गाना गा रहे थे, गाना का शूटिंग चल रहा था या फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जब वो शाम का वक्त, जब यही टाइम होता था, तो सुशांत सिंह राजपूत यहीं पे सामने एक झूला है, इस झूला पे बैठते थे और उसके बाद अपने समय को व्यतीत करते थे। बड़ा सुकून का था, तो यहीं पे वो बिताते थे। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा हैं और कुछ युवतियाँ भी हैं जो फिल्म के दौरान, जब शूटिंग के दौरान इन लोगों ने ऑटोग्राफ भी लिया था, और इन लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वाकई वो व्यक्ति जो कुछ दिन पहले जमशेदपुर में था, वो चहलकदमी, वो उसके चेहरा पर चार्मिंग, और अचानक गुम हो जाता है, उसकी मौत की खबर आती है। हालांकि हमने जब पिछली बार यहाँ पे खबर की थी तो इन लोगों को आश्चर्य जरूर लग रहा था कि वो कैसे मर सकता है, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो गया। सुशांत सिंह राजपूत अब यादों के पन्ने में अब वो सिमट कर रह गए हैं। लेकिन अब फैसला भी आ गया है, कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि सीबीआई जांच करेगी। लेकिन वाकई ये बच्ची जो यहीं के रहने वाली है, ये सबसे पहले ऑटोग्राफ ली थी उस समय जब सुशांत सिंह राजपूत यहाँ पर रहते थे। तो आप कैसे ऑटोग्राफ लिए? क्या आपको लगता था तुमको कि यहाँ पर उनसे ऑटोग्राफ लेने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमको परेशानी होगा, क्योंकि एक स्टार, उभरते हुआ स्टार? और क्या क्या करते थे यहाँ पर, आपने क्या देखा? हम देखे यहाँ पर, हम डांस किया, शूटिंग किया, बहुत अच्छा लगा। देखिए वाकई वो जो क्षण था, वो क्षण इन लोगों ने कैमरा में भी कैद किया है। हमारे साथ है, मोबाइल भी इन लोगों ने कैद किया। हमारे साथ एक महिला है। आप कैसे ये आपके घर के पास क्या तो आ गया जी कैसे बोलो
ना बहुत अच्छा लगा जब वो डिसाइड कर गए तो एकदम पापा ने करके बहुत खराब लगा बात जब आप सुने कि सुशांत सिंह राजपूत अभी दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हुई, तो उस समय क्या मन में आया होगा? कुछ दिन पहले जिस आदमी को आप देखे नाचते गाते, जब कोई भी व्यक्ति अगर सामने हो और अचानक ये खबर आई, जरा आवाज में उस तरह की क्लियरिटी नहीं आ रही है। जरा ठीक से कैमरामैन को कहिए कि जो आवाज आ रही है उस आवाज में उस तरह की स्पष्टता नहीं है। क्या बच्चे बोल रहे हैं? लेकिन इस बीच हम आपके सुशांत सिंह राजपूत के चाचा ने क्या कहा है सीबीआई जांच के आदेश पर, जरा उनकी भावना को भी समझिए कि कितना वो उनका एक पूर्णिया के एक छोटे से गांव से सफ़र शुरू करके वो बालक मुंबई पहुंचता है और मुंबई में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करता है और फिर जब वो लौट कर घर आता है, हाल ही में 6-7 महीने पहले वो घर आया था, अपने ननिहाल में मुंडन कराया था, लोगों को अपनी माँ को याद करते हुए। क्या इस घड़ी को लेकर उनके चाचा का क्या कहना है, जरा पहले ये सुनिए। सीबीआई जांच के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है यह काफी स्वागत योग्य है। महाराष्ट्र पुलिस जो जांच में टाल मटोल कर रही थी, साक्ष्य को छिपा रही थी, पता नहीं किनके दबाव में ये सब बात हो रही थी, उसके विरुद्ध में जो यह निर्णय हुआ है यह बहुत स्वागत योग्य है और यह हम लोगों के लिए काफी हितकर है कि हम लोगों को अब लगता है कि हम लोगों को अब सही न्याय मिल जाएगा। चलिए सुने उनके चाचा क्या कर रहे हैं। लेकिन इस बीच पूरे प्रोसेस में लगातार उनकी बहन फ्रंट फुट पर आके एकदम हमेशा वो ट्वीट के सहारे, सोशल मीडिया के सहारे अपनी बात रख रही थी। और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तो एक भावुक पत्र पूरे देश के वासियों के नाम से उनकी बहन लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये पूरे देश के 135 करोड़ आबादी की जीत है और ये जीत अभी अधूरी है जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल जाता है। तो इस तरह का एक पत्र उन्होंने जारी किया है और आज मुख्यमंत्री के तरफ से भी एक ट्वीट जारी हुआ है इसको लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग ये कहते थे कि राजनीति के सहारे चीज़ों को जो देखने की कोशिश होती थी वो गलत है और ये राजनीतिक अगर रहता है तो सुप्रीम कोर्ट के मोहर ने हमें ये हमारे मतलब जो भी ये बनाने की कोशिश हो रही थी, इमेज बनाने की कोशिश हो रही थी बिहार को कि भाई ये राजनीति से प्रेरित मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने उस इमेज को तोड़ा है इस जजमेंट के साथ। तो मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट के सहारे इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय व्यक्त की है। चलिए अब चर्चा जारी रखते हैं, फिर हम ब्रेक के बाद जमशेदपुर चलेंगे। चर्चा जारी रखते हैं लेकिन फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। इस खास क्रम में हम चर्चा करें, बस याद रह जाती है। हम उस लम्हा को याद करने की कोशिश करते हैं जहां सुशांत सिंह राजपूत ने खुले आसमान के नीचे सांस लिया था। उस झारखंड की धरती पर हमारे संवाददाता मनोज मौजूद हैं जहां उनकी आखिरी फिल्म की शूटिंग हुई थी और उसी शूटिंग स्थल पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। कई लड़कियां और लड़के मौजूद हैं जो शूटिंग के गवाह हैं। तो हम चाहेंगे कि उनसे वो बातचीत करें और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर वो युवा क्या सोचते हैं, इससे हम अपने दर्शकों को भी रूबरू कराना चाहते हैं। जी मनोज। जी निश्चित तौर पे वो उस महिला से हम रूबरू आपको कराते हैं कि वाकई जब फिल्म का शूटिंग चल रहा था तो ये उनके घर के सामने शूटिंग हो रहा था गाने का, क्या क्या हो रहा था यहाँ पर? यहाँ बस शूटिंग चल रहा था, वो हीरोइन से डांस कर रहे थे, फिर झूला में जाते हैं, बैठते हैं, सबके साथ में आते जाते, बस वही सब बैठ के हम लोग देखते हैं। शूटिंग अच्छा लगा, शूटिंग अच्छा लगता है तो हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि हाँ यहाँ पर सुशांत सिंह का पिक्चर का शूटिंग हुआ, अच्छा लगा हम लोग को देख के। सामने से देखे तो और ज़्यादा अच्छा लगा। क्या पता चला कि अचानक सुशांत सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, उस समय क्या महसूस हुआ? क्योंकि कुछ दिन पहले आप उनको देखे थे यहाँ पर फिल्म का शूटिंग करते, आपके पड़ोस में वो रहते थे। हम लोग
सुने तो हम लोग को ऐसा महसूस नहीं कि नहीं ये झूठ होगा, लेकिन हम लोग जब पूरा देखे न्यूज में तो लगा कि हाँ सुशांत सिंह सुसाइड कर लिया बोल के। और कुछ नहीं, बहुत थोड़ा सा हम लोग को घबराहट हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता है, और कुछ नहीं बस। आपको क्या लगता है वो सुसाइड करने वाला शख्स था जो आपके बाहर नजदीक से आप देखे थे उसको? नहीं, हमको तो नहीं लगता है सुसाइड किया। अब हम तो देखे नहीं और क्या हुआ, बस हम इतना जानते कि वो शूटिंग देखे थे हम लोग को। पिक्चर बहुत अच्छा लगता है उनका, और हर पिक्चर अच्छा लगा। निश्चित तौर पे देखिए, एक बच्ची और है जो फिल्म के जब वो शूटिंग हो रहा था गाना का, उसने अपने मोबाइल में ये कैद की थी, क्या करते? मतलब यहाँ शूटिंग हो रहा था तो हम लोग मतलब कि पास नहीं आ सकते हैं, पर जहाँ हम लोग थे ना वहाँ से फ़ोन से रिकॉर्ड किए। मेरे फ़ोन में नहीं था, भैया के फ़ोन में था, तो भैया से हम लिए। और यहाँ शूटिंग हो रहा था, यहाँ बहुत सा मतलब चीज़ था। सुशांत सर यहाँ से जाते थे, मतलब सुशांत सर ऐसे नहीं थे जैसे बाकी जन रहते हैं, जैसे कि लगता है ना कि हमारे पास आएंगे तो कि थोड़ा दूरी बनाए, वैसे नहीं, एकदम मतलब साफ दिल के इंसान थे। मतलब कि आते थे, सबसे मिलते थे, यहाँ साइकिल भी चलाते थे, स्कूटी भी चलाते, फुटबॉल भी खेलते थे, यहाँ पे झूला है, झूला भी झूलते थे। मतलब कि सर हम मतलब जैसे कि सर ऐसे है ना, ऐसे थे ना कि ना हम बोल नहीं सकते कि बहुत ही अच्छे थे कि कुछ चीज़ का मतलब डर नहीं। जैसे कोई बोलता कि नहीं यहाँ मत जाओ, वहाँ नहीं। सर इतने अच्छे थे ना कि हम लोग से हाथ भी मिलाते थे, बात भी करते थे, फ़ोटो भी खिंचाते थे, ऑटोग्राफ भी दिए थे हम लोग को। बहुत अच्छा लगा। पर लेकिन जब पता चला ना कि सर नहीं है तो बहुत ख़राब लगा। मतलब कि हम बाहर में बैठे हुए थे और हम लोग को पता चला, फिर देखिए टीवी में पता चला कि सर नहीं रहे, तो सोचे कि सर पर ऐसे कैसे कर सकते हैं, सोचे। पर बहुत बुरा लगा कि सर नहीं रहे। आप सर बड़ा नज़दीक से आप देखे हैं उसको, तो तुमको लग रहा है क्या कि वो शख्स है जो आत्महत्या कर सकता है, या उसके पीछे क्या, तुमको क्या लगता है? नहीं, हमको नहीं लगता कि सर ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि सर ऐसे थे ना कि ना वो नहीं, हमको नहीं लगता कि सर ऐसा कर सकते, क्योंकि मतलब कि शायद कुछ वजह होगा ऐसा, पर लेकिन शायद किसी ने कुछ किया होगा, क्योंकि सर ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि जमशेदपुर में 30 दिनों तक रहना लगातार, और 30 दिनों तक सड़क पर कभी साइकिल चलाना, कभी मोटरसाइकिल चलाना, कभी स्कूटी से चलना, और फिल्म अगर पूरी फिल्म देखेंगे तो एक दो जगह है जहां पर वो स्कूटी से हीरोइन को लेकर जा रहे हैं, तो वो यही पूरा इलाका है जहां पूरी फिल्म के ज़्यादातर दिल बेचारा के शूटिंग की बात करें तो TMH का इलाका है, जुबली पार्क का इलाका है, वो हुडको डैम का इलाका है। ये तो जमशेदपुर के तमाम वैसे इलाका है, हर जगह फिल्म की शूटिंग हुई और लोग इंतजार करते रहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत सुबह के 7 बजे निकलेंगे और फिल्म की शूटिंग को लेकर जब वो निकलेंगे, मॉर्निंग वॉक की जब शूटिंग होगी तो हम उनका दीदार करेंगे। और दीदार जब करते थे तो वाकई किसी को लगता नहीं था कि वो शख्स जो है कि एक उभरता हुआ वो स्टार है कि वाकई काफी कम दिनों में इतना ज्यादा नाम कमा लिया। जी चलिए मनोज जी, बारिश हो रही है, हमें लगता है कि जमशेदपुर में बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से बच्चियों को भी परेशानी होगी। हम इससे पहले भी इस पूरे एपिसोड को, जब उनका फिल्म की शूटिंग हुई थी उस दौरान भी हमने एक खबर दिखाई थी जमशेदपुर से। फिर मनोज जी जब उनके आत्महत्या की खबर आई तब भी हम लोगों ने जमशेदपुर से के उन यादों को के सहारे सुशांत को समझने की कोशिश हम लोगों ने किया था कि आखिर उनकी मना स्थिति कैसी रही होगी उस दौरान, क्योंकि उसके चंद दिनों बाद ही ये घटना घटी थी। चलिए इस खास कार्यक्रम को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सवाल जो हम आप तमाम लोगों के बीच छोड़कर जा रहे हैं, भीड़ तंत्र के सहारे चीज़ें नहीं चलती हैं। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, ये एक बड़ी बात, और इस न्याय को लेकर हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जिस तरीके का उन्होंने जजमेंट दिया है, कोर्ट अगर इस बीच में मतलब इस पूरे, क्योंकि निर्धारित 2-3 महीने के अंदर अगर कुछ चीज़ें सामने नहीं आती हैं तो फिर उस न्याय का कोई मतलब नहीं रह पाएगा, क्योंकि पूरे देश के यूथ का सेंटिमेंट का सवाल है और उस सेंटिमेंट के सहारे हैं इन चीज़ों को देखने की कोशिश भी हो रही है। चलिए अब इस खास कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन सुशांत को न्याय मिले हर कोई चाहता है, लेकिन सुशांत के न्याय के सहारे जो सियासत साधने की कोशिश हो रही है
वो भी समझने की जरूरत है। चलिए इस खास कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ आप सबों से मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।